हेलो एवरीवन, यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर थी प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये वायनाड में लैंडस्लाइड हुई है उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। इसमें कुछ बॉडीज़ थी, वो हम देख लेते हैं, वही हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में न्यूज़ थी। तो साइंटिफिक एजेंसी है इंडिया की, फाउंड कब हुई थी? 1851 में। अब आपको याद रखनी है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है। और ये कब बनी थी? 1836 के टाइम पीरियड के आसपास ये बनी थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोल कमेटी को इस्टेब्लिश किया था, जो ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया की है वहाँ कोल की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि 30 या 30 के आसपास ही इंडिया में रेलवेज की स्टार्ट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, राइट? इसीलिए ये कमेटी को बैठाया गया था, राइट, कोल कमेटी को। अब पहले सर्वेयर कौन थे नेशनल इसके, द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? तो डेविड हेराम विलियम्स। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी? तो कोलकाता। सेकंड जो बॉडी मेंशन थी वो न्यूज़ में थी, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, आईएमडी। ये एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंसी है, क्या क्या करती है? तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करती है, वेदर फोरकास्टिंग करती है, और सिस्मोलॉजी यानी अर्थक्वेक की जो स्टडी है वो सारी करती है। ये हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। अभी एक आर्टिकल आई हुई है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, पैंडेमिक ट्रीटी को लेकर। तो अब हम ये देख लेते हैं ये बॉडी को। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है WHO, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए? तो इंटरनेशनल जो पब्लिक हेल्थ के बारे में ये सोचती है, राइट। उसके बारे में जो भी इंटरनेशनल हेल्थ जो कंसर्न्स है उसको ये देखती है। हेडक्वार्टर्स का है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो 1948 में। और WHO को गवर्न किसके द्वारा की जाती है? तो वर्ल्ड हेल्थ और असेंबली के द्वारा। अब ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? तो हेल्थ मिनिस्टर, जो भी मेंबर स्टेट्स रहते हैं ये, राइट, उनके हेल्थ मिनिस्टर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब केनिया में वॉयलेशन चल रही है, अभी प्रोटेस्ट चल रही है, वॉयलेट प्रोटेस्ट। अब ये क्यों चल रही है? क्योंकि केनिया की गवर्नमेंट ने अभी जो टैक्सेस हैं, राइट, जैसे वैल्यू एडेड टैक्सेस है, वैट है, या एक्सरसाइज ड्यूटी है, या टैक्सेस जो व्हीकल पे है, राइट, या इको टैक्स है जैसे कि प्लास्टिक गुड्स पे, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा हाइक करती है इनकी रेट से, इसीलिए अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केनिया का मैप देखना, तो वो हम देख लेते हैं। अब ये केनिया है, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, तंजानिया, ठीक है। और केनिया की कैपिटल है नैरोबी, नैरोबी, ठीक है। तो ये मैप है इसकी। अभी एक और न्यूज़ अवेलेबल है, ये इराक से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इराक की मैप देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो ये टर्की है, ठीक है। ईरान से होती है, टर्की से होती है, सीरिया से होती है, जॉर्डन से होती है, सऊदी अरेबिया से होती है, और कुवैत से होती है। ये कंट्रीज आपको याद रखनी है। अब पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि मैप में है। तो कुवैत की होती है, इराक की होती है, ईरान की होती है, सऊदी अरेबिया की होती है, बहरीन की होती है, राइट, और कतर की होती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की होती है। म्यांमार में अभी एक्सटेंड की गई है इमरजेंसी को। तो हम इमरजेंसी इंडिया के कंटेक्स में क्या है उसे देख लेते हैं। तो 3 इमरजेंसी इंडिया में लागू होती है। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह सकते हैं, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब तीनों के आर्टिकल आप देख लीजिए। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अब हम देख लेते हैं एक एक करके। अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वॉर पे, या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, या आर्म्ड रिविलियन पे, तब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। अगर इमरजेंसी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल की मशीनरी अगर फेल हो जाती है स्टेट्स के द्वारा, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे अगर स्टेट काम नहीं कर रही है, राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल की जो वैलिडिटी है अगर उसको वॉयलेट कर रही है कोई भी स्टेट, तब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होती है।
और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट होती है कंट्री में, राइट, या क्रेडिट ऑफ इंडिया पे, तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है, जो आर्टिकल 360 में है। अब यहाँ न्यूज़ में क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड न्यूज़ है, तो हम नेशनल इमरजेंसी को देख लेते हैं। अब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। कब करते हैं? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात होती है, या कोई इंडिया की अगर कोई पार्ट है वहाँ पे अगर थ्रेट है वॉर से या एक्सटर्नल एग्रेशन से या आर्म रिविलियन से, तब। A president can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or external aggression or armed rebellion if he is satisfied that there is an imminent danger। तो अगर imminent danger अगर लगती है प्रेसिडेंट को, तो वो पर्टिकुलर इमरजेंट मतलब वो जो एक्चुअल अकरेंस रहेगी वॉर की या एक्सटर्नल एग्रेशन की या आर्म्ड रिविलियन की, उससे पहले भी डिक्लेयर कर सकती है। ये यहाँ कहने का मतलब है। When a national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as external emergency। ठीक है, आपको याद रखनी है एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या, एक्सटर्नली एग्रेशन कुछ होगी तब, या वॉर अगर होती है दूसरी कंट्री से तब, ठीक है। और अगर आर्म रिविलियन अगर हो रही है, राइट, तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कही जाएगी। तो आर्म रिविलियन अगर विद इन कंट्री हो रही है, तो तब जो इमरजेंसी लागू होगी नेशनल इमरजेंसी, उसे इंटरनल इमरजेंसी कही जाएगी। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। तो याद रखनी है, कैबिनेट जो है उससे रिटन रिकमेंडेशन जब रिसीव होगी प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट क्लेम कर सकते हैं या प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। याद रखना है कि नॉट मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अगर कहते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इसे लागू कीजिए नेशनल इमरजेंसी, तो वो नहीं होगी जब तक पूरी कैबिनेट की सहमति या रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं होती है तब। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। तो जब इशू होती है प्रोक्लेमेशन की अब नेशनल इमरजेंसी लागू करनी है, राइट, तो उस डेट से 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ है यहाँ, राइट, विद इन 1 मंथ के अंदर जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट की, उन्हें अप्रूव करना होगा ये प्रोक्लेमेशन को। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। तो याद रखनी है कि जब दोनों हाउसेस ये पास हो जाएगी, तो 6 मंथ के लिए इमरजेंसी रहती है। और इनडिफिनिट पीरियड है यहाँ पे, आपको याद रखनी है कि कितनी लंबी समय के लिए, 6-6 महीना पे ये आगे एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। पर ऐसी हर अप्रूवल पे पार्लियामेंट पार्लियामेंट की पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेस है उससे अप्रूव होनी चाहिए। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास्ड बाय इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी से ही ये जो प्रोक्लेमेशन है कि नेशनल इमरजेंसी को लागू करनी है, ये पास होगी। तो याद रखना है, स्पेशल ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं, ये स्पेशल मेजोरिटी है, याद रखेंगे आप। द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। तो जब प्रेसिडेंट ही से हटाएंगे भी और प्रेसिडेंट ही इसे लागू भी करेंगे, ठीक है। अब ये रिमूव कब होगी प्रेसिडेंट रूल, ये सॉरी नेशनल इमरजेंसी, जब लोकसभा पास करती है रेजोल्यूशन कि अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए, तब। अब ये एक न्यूज़ अवेलेबल थी, मसाई जो ट्राइब जो ग्रुप है तंजानिया के, उसके रिलेटेड क्या न्यूज़ थी कि मसाई जो ट्राइब है वहाँ पे इनसफिशिएंट लैंड है, ठीक है, इन्हें इनसफिशिएंट लैंड मिल रही है। दूसरी बात क्या है कि वाटर स्टोरेज है वहाँ पे, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बताया गया। तो हमारे लिए बॉडी को समझना ज़रूरी है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, जो क्या करती है, जो ही प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स। जितने भी ह्यूमन राइट्स के केसेस अगर है इंटरनेशनली, उस पर ये डील करती है। हेडक्वार्टर्स का है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तो ये बॉडी कि कहाँ पे है ये, इसकी हेडक्वार्टर्स क्या करती है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल हमने देख ली। और ये इंपॉर्टेंट है, मसाई मसाई ट्राइब कहाँ की है, तो आपको याद रखनी है तंजानिया की है। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली मसाई ट्राइब्स देखी गई हैं, तो ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ये तो आपको याद रखना है तंजानिया। तो अब हम तंजानिया की मैप भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तंजानिया कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, केनिया से होती है, ठीक है।
युगांडा से होती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होती है, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं रवांडा से होती है, ब्रूंडी से होती है, जाम्बिया से होती है, मलावी से होती है और मोजाम्बिक से होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी कंट्री से होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंट्री से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। रोहिंग्यास के बारे में है, तो आपको पता होगी कि रोहिंग्यास एथनिक ग्रुप्स है म्यांमार की, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड एट विच कंट्री? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी तंजानिया। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर दे सकते हैं। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में लोकेटेड है, ठीक है। अब हम मैप में देख लेते हैं, डी तंजानिया। तो लेक विक्टोरिया भी देख सकते हैं आप, तंजानिया से बाउंड्री शेयर होती है इसकी। और ये आप देख सकते हैं किलिमंजारो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन, लेक तुर्काना इज लोकेटेड एट विच कंट्री? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी केनिया। तो वीडियो पॉज करके आप इसके करेक्ट आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो लेक तुर्काना केनिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो मैप में देख लेते हैं, डी केनिया। केनिया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तुर्काना, ठीक है। ये लेक तुर्काना है। कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे ग्रेट रिफ्ट वैली केनिया में है, देख सकते हैं। और चालबी डेजर्ट ये भी आप देख सकते हैं, केनिया में है, ठीक है। तना रिवर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप याद रख सकते हैं तुर्काना, तना और ग्रेट रिफ्ट वैली और ये चालबी डेजर्ट आप देख सकते हैं केनिया में। आप फिर भी यहाँ पे चालबी डेजर्ट है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं तंजानिया में भी अभी ये वाली जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे भी डिजर्टिफिकेशन हो रही है। तो मसाई जो जो ट्राइब है उनके लिए बहुत इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रही है वाटर स्टोरेज को लेकर, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्टिव्स टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव। सेकंड, द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द नॉर्मल tenure of the Lok Sabha. Third, the president can suspend all the fundamental rights of citizen. Option 4, statement 4 है, the president can modify the distribution pattern of financial resources between center and state. तो फर्स्ट इसकी ऑप्शन है 1 3 एंड 4। सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है 1 एंड 4। ऑप्शन सी है 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन डी 1 2 3। तो करेक्ट आंसर आप इसकी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपीएससी ने इसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी क्लैरिटी भी आपको अलग से इसमें मिल जाएगी। तो इसकी करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है, 1 एंड 4। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 1 एंड 4। तो 1 कैसे सही है कि डायरेक्टिव्स सही बात है। जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन है? आपको पता होगा गवर्नर, राइट। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और रियल जो एग्जीक्यूटिव है वो है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इस ये जाहिर सी बात है कि जब ये नेशनल इमरजेंसी होगी तो प्रेसिडेंट डायरेक्टिव इशू करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। अब सेकंड है कि इट कैन एक्सटेंड द नॉर्मल टेनर ऑफ द लोकसभा। तो ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है, राइट। ये जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट का काम नहीं है ये लोकसभा की नॉमिनल टेनर को बढ़ाना घटाना, ठीक है। अब थर्ड देख ले, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये गलत बात है। जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो सारी फंडामेंटल राइट सिटीजन की सस्पेंड नहीं होती है, ठीक है। कौन कौन सी राइट सस्पेंड होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, तो ये ऑलरेडी इनकरेक्ट है, ठीक है। और फोर्थ देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये सही बात है क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात रहेगी, राइट, उस पर्टिकुलर इमरजेंसी से फाइट करने के लिए, इसलिए फूड सही है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।